इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि किसी विद्युत अपघट्य का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है। कंडक्टिविटी सेल की सहायता से किसी विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कैसे नापते हैं, या किसी विद्युत अपघट्य का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, ये सब क्या होता है, आपने इसके पहले ये पढ़ा है। आइए आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन की सांद्रता बदलने पर उसके कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंडक्टेंस या चालकत्व। जो हेडिंग होगा वो है चालकत्व या कंडक्टेंस। चालकत्व किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत अपघट्य का चालकत्व G उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा 1/R। G इज इक्वल टू 1/R। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों के द्वारा, कुल आयनों के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया जा रहा है या कितनी विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा है, उसे हम उसका कंडक्टेंस कहते हैं। पूरे विलयन के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया जा रहा है, चालकत्व कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट भी अगर हम देखें तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए एल्फा का मान 1 होता है। उदाहरण, इनका उदाहरण जैसे अम्लों में HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, ये प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार क्षारकों में यदि हम देखें तो NaOH या KOH ये प्रबल क्षारक हैं, या साल्ट जितने भी हैं प्रायः प्रबल हैं। जैसे NaCl ये कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट, NaCl, इन सभी पदार्थों का सभी सांद्रताओं पर एल्फा का मान 1 होता है, अर्थात पूर्ण रूप से इनका आयनन होता है। यदि हम NaCl के आयनन को दिखाएं तो ऐसे लिख सकते हैं NaCl कंप्लीट आयनाइजेशन और बनता है Na+ आयन और Cl- आयन। यहाँ पर जितना भी NaCl होगा वह आयन के रूप में उपस्थित होगा। किंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जहां तक बात है तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों में एल्फा का मान 1 से कम होता है। एल्फा इज लेस देन 1। दुर्बल विद्युत अपघट्यों का एग्जाम्पल क्या है? जैसे फार्मिक एसिड है HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करते हैं। अब इनका आयनन आंशिक रूप से होता है, अर्थात इनके लिए एल्फा का मान 1 से कम होता है। इनके विलयन में निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के सापेक्ष आयनों की जो संख्या है या सांद्रता है वह कम होगी। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस से अधिक होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस कम होगा। किंतु क्या होगा यदि हम उसमें इन पदार्थों के जलीय विलयन में पानी मिला दें, पानी की मात्रा बढ़ा दें, इनका डाइल्यूशन बढ़ा दें, डाइल्यूट कर दें, तो उस स्थिति में कंडक्टेंस किस प्रकार प्रभावित होगा? यह देखा गया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का कंडक्टेंस बढ़ता है, दोनों के चालकत्व में वृद्धि होती है। तो दोनों के चालकत्व में वृद्धि के कारण अलग अलग हैं, उनकी व्याख्या भी अलग अलग है, किंतु यहाँ यह बात तय है कि दोनों पदार्थों के चालकत्व में वृद्धि होती है। यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो चूंकि इनका अल्फा का मान 1 से कम था, तो जब हम इसमें पानी मिलाते हैं, इनका आयतन बढ़ाते हैं, तो इनके अल्फा का मान बढ़ता है, इनके आयनन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बढ़ता है, जिससे आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। किंतु स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो अल्फा का मान पहले ही 1 था, अधिकतम था, 100% इनका आयनन हो रहा था। इनका आयनन, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन तो 5 से 10% के बीच प्रायः होता है, और पानी मिलाने पर इनके आयनन की मात्रा अल्फा का मान बढ़ता जाता है। किंतु यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो पूर्ण आयनन पहले ही हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है? पानी मिलाने पर कंडक्टेंस बढ़ता जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसकी व्याख्या यह की गई कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन जब कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है, तो उसके आयनों के मध्य दूरी कम होती है। सांद्र विलयन में, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, Na+Cl- आयन होंगे, इनके मध्य दूरी कम होती है। क्योंकि ये विपरीत आवेशित आयन है, तो इनके मध्य एक प्रबल आकर्षण बल, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रांग है। किंतु जब इनका आयतन बढ़ाते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, तो इनके बीच में पानी की मात्रा बढ़ती है और इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब ये Na+ और Cl- अपेक्षाकृत दूर हो जाते हैं, तो इनके बीच जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रबल था वह थोड़ा कम हो जाता है। ये आयन मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। इस प्रभाव से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। किंतु इनके कंडक्टेंस में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितनी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस में होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन में चेंज करें, उनका डाइल्यूशन बढ़ाएं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी होती है, जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस में कम बढ़ोतरी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी। अब हम कंडक्टिविटी पर चर्चा करेंगे। चालकता या कंडक्टिविटी। अभी तक के डिस्कशन से तो यही लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में यदि हम पानी मिलाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किंतु यदि हम कंडक्टिविटी के डेफिनेशन पर विचार करें तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ये है कि किसी भी सांद्रता पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन में एकांक आयतन के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। एकांक आयतन के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी, 1 मिलीलीटर आयतन का जो कंडक्टेंस होगा उसे हम कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टिविटी के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा है, कंडक्टिविटी G = कप्पा × A/L। एकांक आयतन पर आपने पढ़ा है कि G = ये कप्पा हो जाता है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी हो जाती है। अब यदि हम
किसी भी विलयन में पानी मिलाएं, उसका डाइल्यूशन बढ़ाएं, तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। जब उसमें पानी मिलाया जाएगा तो एकांक आयतन में आयनों की कुल संख्या पहले जो अधिक थी वह अब कम हो जाती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि चालकता या कंडक्टिविटी कम हो जाती है। चालकता किसे कहते हैं? एकांक आयतन के कंडक्टेंस को चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। और कंडक्टेंस किसे कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ टोटल सॉल्यूशन। पूरे विलयन की कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस कहते हैं, जबकि एकांक आयतन के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये देखा गया कि जल मिलाने पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का चालकत्व तो बढ़ता है किंतु चालकता घट जाती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि चालकता घटती है और चालकत्व बढ़ता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे लैम्डा एम संकेत से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं। लैम्डा एम क्या होता है? किसी भी सांद्रता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की मोलर चालकता लैम्डा एम उसके V आयतन में उपस्थित 1 मोल पदार्थ का चालकत्व होता है, कंडक्टेंस होता है, जो ऐसे 2 इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित हो जिनके बीच की दूरी L ये एकांक हो और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। A का मान A = 1 और L = 1। इनके बीच यदि V आयतन में 1 मोल पदार्थ घुला हो और वह उपस्थित हो तो उस विलयन का चालकत्व कंडक्टेंस उस विलयन का मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम के लिए जो फार्मूला आपको बताया गया = κ/C। C कंसंट्रेशन है और कप्पा कंडक्टिविटी है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि C = 1/V, यदि V आयतन में 1 मोल पदार्थ घुला हो तो पदार्थ के मोलों की संख्या अपान आयतन वॉल्यूम, तो C = 1/V अगर हम यहाँ रखें तो लिख सकते हैं लैम्डा m = K × V। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिला दें, उसकी तनुता बढ़ा दें, डाइल्यूशन बढ़ा दें, तो उसका लैम्डा m या मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो यह देखा गया, आपने इसके पहले पढ़ा है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर K का मान घटता है और डाइल्यूशन बढ़ाने पर V का मान बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटता है। इनमें चूंकि लैम्डा एम का मान 2 बातों पर निर्भर करता है। पानी बढ़ाने पर एक तथ्य जो K है वह कम होता है और दूसरा फैक्टर V बढ़ता है। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से काउंटरएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो लैम्डा एम पर तनुता बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? प्रैक्टिकली यह देखा गया कि तनुता बढ़ाने पर, अर्थात किसी विलयन में पानी की मात्रा बढ़ा देने पर लैम्डा एम का मान बढ़ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि K के सापेक्ष V का प्रभाव लैम्डा एम पर अधिक होता है। यद्यपि यह दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपने अभी पढ़ा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स पर यह प्रभाव होता है।
दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम तनुता बढ़ाते हैं, आयतन बढ़ाते हैं, तो लैम्डा m का मान बढ़ता है। किंतु दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकृति में भिन्नता होती है, इसलिए इन दोनों के वृद्धि में भी कुछ अंतर है। यह पाया गया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी उतनी शीघ्रता से नहीं बढ़ती जितनी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। तो अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा m। लैम्डा m ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे KCl, NaCl, HCl, H2SO4 इन सब में यदि हम तनुता बढ़ाते हैं तो उनके लैम्डा m के मान में वृद्धि तो होती है, किंतु बहुत शीघ्रता से या तेजी से वृद्धि नहीं होती। यदि हम इनके लैम्डा m और स्क्वायर रूट ऑफ c कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक रेखा चित्र के माध्यम से ग्राफ को दिखाते हैं और यह ग्राफ KCl के लिए, प्रायः KCl को ही प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण मान करके ये ग्राफ खींचा जाता है। तो KCl के लिए लैम्डा m और रूट c ये y एक्सिस पर लैम्डा m दिखाएंगे और x एक्सिस पर अंडर रूट c कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट दिखाएंगे। इनके मध्य अगर हम ग्राफ खींचें तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ प्रश्न ये है कि स्क्वायर रूट और लैम्डा m के ही मध्य ग्राफ क्यों खींचा गया, क्योंकि इनके मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये जो ग्राफ है वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त करने के लिए ही इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा गया। ग्राफ किसी भी रूप में खींचा जा सकता था, ये c और लैम्डा m के मध्य भी खींचा जा सकता था, किंतु सीधी रेखा नहीं प्राप्त होता। तो सीधी रेखा प्राप्त करने के लिए यह ग्राफ खींचा गया, रूट c और लैम्डा m के मध्य। यदि हम इस ग्राफ का अवलोकन करें, ध्यान दें, तो हम देखते हैं कि लैम्डा m के मान में बहुत धीमी वृद्धि होती है। यदि हम कंसंट्रेशन को, जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के और अंतिम ये जो बिंदु यहाँ तक है, डाइल्यूशन बढ़ाते जाए अर्थात सांद्रता कम करते जाएं, तो सांद्रता कम करने पर लैम्डा m के मान में यहाँ से आप देखेंगे लैम्डा m का मान कुछ यहाँ आता है। इसको थोड़ा ठीक से दिखाना चाहिए। लैम्डा m का मान यहाँ है और यदि कंसंट्रेशन बहुत कम कर दें तो लैम्डा m के मान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। लैम्डा m के मान में जो बढ़ोतरी हुई वह बहुत धीमी बढ़ोतरी है। यह दुर्बल विद्युत अपघट्यों के सापेक्ष बहुत कम है। यहाँ ग्राफ को देखने से यह भी पता चलता है कि यह ग्राफ सीधे अगर पीछे हम खींचते जाए तो एक बिंदु पर काटेगा, यद्यपि यह काटता नहीं है। ग्राफ को पीछे खींचने का मतलब हुआ कंसंट्रेशन शून्य हो जाना। शून्य कंसंट्रेशन का अर्थ है कि उसमें केवल जल ही है, विद्युत अपघट्य नहीं है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता 0 हो गई। फिर भी यदि ग्राफ को हम पीछे खींचें तो एक बिंदु पर यह ग्राफ y एक्सिस को काटता है
और इस बिंदु को जहां पर यह काटता है इसे हम सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट m से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्राफ का इंटरसेक्ट है y एक्सिस पर, ये मैक्सिमम वैल्यू है सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस ग्राफ के लिए, चूंकि सीधी रेखा का ग्राफ है, तो चूंकि सीधी रेखा के लिए आपने समीकरण पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ y एक्सिस पर यदि हम देखें तो y एक्सिस पर लैम्डा m को दिखाया गया, लैम्डा m इज इक्वल टू x एक्सिस पर क्या दिखाया गया, रूट c दिखाया गया। तो यहाँ दिखा देंगे रूट c, और ये जो c है यहाँ पर वो लैम्डा m इंटरसेक्ट है, तो यहाँ दिखा देंगे प्लस इंटरसेक्ट लैम्डा नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर m जो है यह स्लोप है, क्योंकि स्लोप का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर हम स्लोप समझें तो ग्राफ में अगर स्लोप इस तरह से है तो पॉजिटिव, और ऐसे न होके इस तरह से स्लोप है तो ये नेगेटिव, तो स्लोप का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखाते हुए, और m स्लोप जो आएगा उसको मान लीजिए ये कैपिटल A से दिखा दिया जाए, तो ये समीकरण हमको इस ग्राफ के लिए एक रेखीय समीकरण प्राप्त होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ c। ये इक्वेशन प्राप्त होता है, और इस इक्वेशन की सहायता से हम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा नॉट m या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष बात थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की गणना के लिए इस प्रकार के ग्राफ से हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, और इस सूत्र की सहायता से हम लैम्डा नॉट m की गणना कर सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रोलाइट कई प्रकार के होते हैं, जैसे NaCl है, ये 1:1 प्रकार का साल्ट है, या MgCl2 है, ये 2:1 प्रकार का साल्ट है, या ऐसे ही MgSO4 है, तो ये 2:2 प्रकार का साल्ट है। यह देखा गया कि समान प्रकार के लवण, जैसे 1:1 टाइप के साल्ट के लिए ये A का मान समान होता है, A का मान एक ही प्रकार के साल्ट के लिए निश्चित होता है, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार के साल्ट के लिए ये A की वैल्यू भिन्न भिन्न आती है। इसका अर्थ हुआ कि A का जो मान है वह साल्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो स्लोप है वो साल्ट के प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टिविटी पर चर्चा करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता पर चर्चा करने से पहले कोलराउस के नियम पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। कोलराउस का नियम क्या है? एक वैज्ञानिक थे कोलराउस, उन्होंने प्रबल विद्युत अपघट्यों के मोलर चालकताओं पर अध्ययन किया और अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक होगा कोलराउस का नियम। कोलराउस
का नियम कोलराउस के नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। अभिगमन का नियम या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये नियम हम पहले समझते हैं। कोलराउस के नियम से किसी भी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अलग अलग सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि हम सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट m से रिप्रेजेंट करें किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा नॉट m ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये होता है इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ नेगेटिव आयन। धन और ऋणावेशों के सीमांत मोलर चालकताओं का कुल योग पूरे इलेक्ट्रोलाइट के सीमांत मोलर चालकता के बराबर होती है। इसे हम उदाहरण से दिखा सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए NaCl के लिए दिखाना चाहें तो लैम्डा नॉट m NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m Na प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट m Cl माइनस आयन। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ऐसे दिखा देते हैं तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह से लैम्डा नॉट m यहाँ पर ये इस तरह से कोलराउस के नियम का एक रिप्रेजेंटेशन है सोडियम क्लोराइड के लिए। इसको अगर हम ब्रॉडली देखें, अगर हम थोड़ा विस्तृत रूप से एक इक्वेशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट m ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए इज इक्वल टू न्यू प्लस, ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू प्लस अर्थात आयनों की संख्या है, न्यू प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ केटायन C प्लस आयन और प्लस न्यू माइनस ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ एनायन A माइनस आयन। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। इसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल से देखिए। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट के लिए अगर हम ये समीकरण लिखें Al2SO4 थ्राइस के लिए तो इसका आयनन होगा तो दो प्रकार के आयन बनेंगे, 2Al प्लस 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 और प्लस 3SO4 माइनस माइनस। ये दो प्रकार के आयन हैं। तो इन दोनों प्रकार की आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं का जो योग होगा वो टोटल एल्युमिनियम सल्फेट के सीमांत मोलर चालकता के बराबर होगा। इसे हम कोलराउस के नियम से ऐसे दिखा सकते हैं, लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है न्यू प्लस, तो न्यू प्लस के रूप में धनावेशों की संख्या यहाँ लिखेंगे 2 और लैम्डा नॉट m ये ऑफ एल्युमिनियम आयन Al प्लस 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 3 गुणे लैम्डा नॉट m ऑफ सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस। यहाँ पर इस समीकरण में ये फ्रीक्वेंसी थी न्यू प्लस और न्यू माइनस, तो धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या। इस इक्वेशन में यहाँ ये जो लैम्डा लिखा गया ये कैपिटल लैम्डा है ऐसे, और जो
आयनों के लिए लैम्डा लिखा गया वो स्मॉल लैम्डा है, ये ग्रीक लेटर है, इन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। तो इस समीकरण के द्वारा भी हम किसी भी विद्युत अपघट्य के लैम्डा नॉट एम की गणना कर सकते हैं। ये जो कोलराउस का नियम है वो प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। यद्यपि अभी तक हमने अभी प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ा, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला तो जो आपने ये इक्वेशन पढ़ा था, समीकरण अभी नोट किया था उसके द्वारा, और दूसरा कोलराउस के नियम के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लैम्डा नॉट एम का मान ज्ञात करने का दो तरीका है, किंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर अभी हम चर्चा करेंगे, उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। इसलिए केवल कोलराउस के नियम से ही हम उनके लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट एम का मान निकाल सकते हैं। उनके लिए कोई समीकरण हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता लैम्डा एम, या लैम्डा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यदि हम तनुता और लैम्डा एम के बीच ग्राफ खींचें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ सी और लैम्डा एम के मध्य ग्राफ है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए ये ग्राफ खींचा गया है। आप यहाँ ध्यान दें, इसको समझने का प्रयास करें। सांद्रता या कंसंट्रेशन को यदि हम घटाते जाएं तो आप देखेंगे अधिक सांद्रता पर, जब सांद्रता बहुत अधिक है तो लैम्डा एम की वैल्यू बहुत कम है। सांद्रता कम करते जाएं, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, तो भी लैम्डा एम के मान में बहुत अधिक चेंज नहीं होता, किंतु तनुता बहुत अधिक बढ़ जाने पर या सांद्रता बहुत कम हो जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि इसकी मोलर चालकता का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। तनुता कम होने पर लैम्डा एम का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। यह ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में प्राप्त होता है, किंतु इस ग्राफ को ध्यान से समझें तो आप पाएंगे कि यह कभी भी लैम्डा एम के मान को, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इस एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसा कि उसमें आपने पढ़ा था KCl के बारे में, इस तरह का ग्राफ था और यह ऐसे इंटरसेक्ट कर जाता था। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं हो पाता। तो इसका अर्थ हुआ कि अनंत तनुता पर, ये तनुता अगर अनंत कर दें, इसका मतलब पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा दें, तो मोलर चालकता इसकी अधिक होती है, अधिक हो सकती है, सीमांत मोलर चालकता। किंतु इस ग्राफ को देख करके आप ये जान सकते हैं कि इसके लिए कोई समीकरण नहीं प्राप्त हो सकती, जैसा कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए प्राप्त हो रही थी। तो समीकरण प्राप्त न होने के कारण हम इनके सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट एम की गणना नहीं कर सकते, समीकरण की सहायता से गणना नहीं कर सकते। तो सीमांत मोलर चालकता की गणना करने का क्या तरीका है? इसके लिए पहले ही हमने बताया कि कोलराउस के नियम की सहायता से इनके सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन की जा सकती है।
यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण थी कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए समीकरण प्राप्त न होने के कारण केवल कोलराउस के नियम की ही सहायता से हम इनके सीमांत मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि लैम्डा m और लैम्डा नॉट m की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो इन दोनों का जो रेशियो है वो लगभग एल्फा के बराबर होता है। एल्फा इक्वल टू लैम्डा m अपान लैम्डा नॉट m। इसका क्या अर्थ हुआ? मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता दोनों का अनुपात लगभग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होता है। यदि हम एसिटिक एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर चर्चा करें, जैसे आप देखें एसिटिक एसिड CH3COOH, ये इसका आयनन होता है तो आंशिक रूप से होता है, बनता है CH3COO- प्लस H+। यदि प्रारंभ में एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या 1 हो और इन दोनों की सांद्रता न हो, शून्य हो, यदि कुछ समय पश्चात साम्यावस्था पर इसका एल्फा मोल वियोजित हो जाए 1 - एल्फा, तो ये दोनों एल्फा एल्फा मोल हो जाएंगे और इस परिस्थिति में साम्यावस्था पर जो वियोजन स्थिरांक होता है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वियोजन स्थिरांक के एसिड इज इक्वल टू इन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल अर्थात एल्फा स्क्वायर अपान 1 - एल्फा, ये फार्मूला आता है। यदि इस फार्मूला में एल्फा का मान हम यहाँ से लैम्डा m अपान लैम्डा नॉट m रखें तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू एल्फा का मान यहाँ से रखिए लैम्डा m स्क्वायर अपान लैम्डा नॉट m स्क्वायर इंटू 1 - लैम्डा m अपान लैम्डा नॉट m। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है, यहाँ से ये हो जाएगा लैम्डा m स्क्वायर अपान ये लैम्डा नॉट m से ये कैंसिल होगा, स्क्वायर तो हो जाएगा लैम्डा नॉट m इंटू लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m। यह इक्वेशन प्राप्त होता है Ka के लिए। अब हम कोलराउस के नियम की उपयोगिता पढ़ेंगे। कोलराउस का नियम क्या होता है? कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग कोलराउस के नियम के दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग ये है कि स्ट्रांग और वीक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m की गणना कर सकते हैं दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों के लिए। और दूसरा, यदि लैम्डा नॉट m और लैम्डा m की गणना हो चुकी है तो एसिटिक एसिड जैसे पदार्थों के लिए हम वियोजन स्थिरांक Ka जो यहाँ पर था Ka की भी गणना कर सकते हैं। यहाँ पर Ka का जो कैलकुलेशन था वो थोड़ा कठिन होता है, तो कोलराउस के नियम से हम लैम्डा नॉट m की गणना करके और Ka की गणना कर सकते हैं, इस सूत्र से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर कोलराउस के नियम के दो उपयोग हैं। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो लेक्चर अगले टॉपिक के साथ लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।